दोस्तों अब हम अपना कैपिटल गेन का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 50C सबसेक्शन 1 से शुरू कर रहे हैं। ये सेक्शन तब लगेगा जब आप लैंड या बिल्डिंग या दोनों को बेच दें। याद रहे ये सेक्शन तभी लगेगा जब ये एसेट्स आपके पास एज ए कैपिटल एसेट्स हो। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं और ये लैंड और बिल्डिंग आपके पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह है तो दोस्तों सेक्शन नंबर 40C सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा, सॉरी 50C सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा, ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। ये सेक्शन तभी लगेगा जब आपके पास लैंड और बिल्डिंग किस तरह से हो, कैपिटल एसेट्स के रूप में हो, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर ये एसेट्स आपके पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह है तो दोस्तों आपके ऊपर सेक्शन लगेगा पीजीबीपी का एक सेक्शन 43CA। ये जो प्रोविजन है पूरे लॉ में 3 जगह है, एक इस सेक्शन में, एक पीजीबीपी में और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे। देखिए मैं एसेट्स बेच रहा हूं तो मेरे ऊपर या तो ये सेक्शन लगेगा लैंड एंड बिल्डिंग बेचते समय 50C जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या लगेगा पीजीबीपी का 43CA। 43CA तब लगेगा जब मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं और ये एसेट्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड हो। और अगर ये एसेट्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, जस्ट कैपिटल एसेट्स है, तो 50C सबसेक्शन 1 लगेगा। बट जिसको मैं बेच रहा हूं उसके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के प्रोविजन लगेंगे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। तो चाहे मेरे ऊपर 50C लगे या 43CA, बट खरीदने वाले पे जो लगेगा वो 56 सबसेक्शन 2 लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, उसका 43CA या 50C से कोई मतलब नहीं है। तो 50C और 43CA ट्रांसफरर पर लगता है। 50C के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जब आप लैंड और बिल्डिंग या दोनों को एज ए कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं और आप उनका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम बताते हैं। तो लॉ ये बनाया गया कि अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अधिक है तो सेल कंसिडरेशन एक्चुअल कंसिडरेशन के बराबर माना जाएगा। बट अगर एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, आप देख सकते हैं किससे कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सरकारी वैल्यू समझ लीजिए आप, और एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन मान लीजिए आपने 1 करोड़ बताया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,15,00,000 है, तो इस केस में आप पहले एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% कंप्यूट करिए। आपने करा 1 करोड़ का 110%, 1 करोड़ 10 लाख। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी भी ज्यादा है 110% करने के बाद भी, तो आपका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माना जाएगा जितना भी है। बट अगर 110% आपने करा और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर या उससे अधिक है, तो उस केस में आपका सेल कंसिडरेशन एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के बराबर माना जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन 1 करोड़ है, स्टैम्प ड्यूटी 1 है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 8 लाख। एक्चुअल कंसिडरेशन का आपने 110% करा, वो आया 1.1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा है, यानी कि 110% एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है। इस केस में सेल कंसिडरेशन एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन यानी कि 1 करोड़ के बराबर माना जाएगा। किसी भी केस में जो 110% करते हो ना, ये कभी भी सेल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा केस है, अगर एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है वो रियलिटी में कम होती है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे आपके घर के बाहर बहुत बड़ा कूड़ा घर है, नाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जगह बहुत तंग है, या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आपकी जो लैंड और बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू है वो कम है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप इसके अगेंस्ट कहीं अपील ना करें तो आप अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाएं और वो चाहे तो केस रेफर कर सकता है फिर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। जो वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू बताएगा वो वैल्यू ली जाएगी। तो 50C सबसेक्शन 1 क्या कहता है, पहले वो सुन लीजिए कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन है, और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के 110% से कम या बराबर है तो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन ही आपका सेल्स कंसिडरेशन है। ये 50C सबसेक्शन 1 कहता है। 50C सबसेक्शन 2 कहता है कि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो केस रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, और 50C3 कहता है कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस रेफर हुआ और वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू बताएगा वो वैल्यू दी जाएगी, बट वो वैल्यू कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती और एक्चुअल कंसिडरेशन से कम नहीं हो सकती। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो एक्चुअल कंसिडरेशन, और अगर एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर भी एक बहुत बड़ा इशू है। जब भी आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे तो ये देखना है कि इस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का एक्चुअल कंसिडरेशन से कब कंपेयर करना है।
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका एग्रीमेंट हुआ था 15 मई को और रजिस्ट्रेशन हुआ है 15 सितंबर को, 2-3 महीने बाद, और उस बीच में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में चेंज आ गया। तो क्वेश्चन ये एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के 110% का कंपैरिजन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट से लिया जाएगा या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लिया जाएगा? तो जवाब ये है डेट ऑफ एग्रीमेंट से लिया जाएगा। बट एग्रीमेंट की डेट तक जो कंसिडरेशन है, जितना भी कंसिडरेशन है, उसमें से कुछ ना कुछ असेसी को रिसीव हो गया, पार्ट या फुल रिसीव हो गया। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ एक्चुअल कंसिडरेशन है, तो कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 5,000, 10,000 कुछ ना कुछ मिलाओ और वो पैसा उसको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या किसी ईसीएस सिस्टम के थ्रू मिलाओ, ठीक है, तभी डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी टेकन। अगर एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, ठीक है, बट केस रेफर किया जाता है किसके पास? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। तो जो वैल्यू असेस करेगा कौन? वैल्यूएशन ऑफिसर। ये जो समरी लिखी हुई है ना, एकदम बहुत बढ़िया समरी लिखी हुई है, ठीक है, इसमें पूरा रिवीजन है थोड़े से ही पॉइंट में। सेक्शन नंबर 50C नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हमें ये देखना है कि अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स आप बेच रहे हैं तो उसका सेल कंसिडरेशन कम से कम उन शेयर की एफएमवी के बराबर होना चाहिए। 50D कहता है अगर किसी जगह पर आपका सेल कंसिडरेशन डिटरमिनेबल नहीं है तो सेल कंसिडरेशन उस एसेट की एफएमवी के बराबर होगा। इसका एक एग्जांपल एक्सचेंज के केस में, मैंने आपको ज्वेलरी दे दी और आपसे लैंड ले ली, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन इन रुपीज में नहीं है, तो उस केस में जो मैंने आपको ज्वेलरी दी है उसकी एफएमवी मेरा सेल कंसिडरेशन होगा, और जो आपने लैंड दी है उसकी एफएमवी सेल कंसिडरेशन नहीं होगा आपका, क्योंकि लैंड के लिए 50C है, उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाएगी। बट अगर आप ज्वेलरी के बदले में मुझे शेयर्स देते तो मेरे लिए ज्वेलरी की एफएमवी सेल कंसिडरेशन होती है और आपके लिए शेयर्स की एफएमवी सेल कंसिडरेशन होती, ऐसा 50D कहता है। 51 सेक्शन लगता है एडवांस मनी फॉरफिटेड के केस में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेचता हूँ, उसका 10 लाख रुपए वैल्यू है, आपने 1 लाख रुपए दे दिए, 9 लाख रुपए आप 2 महीने बाद मुझको देंगे। 2 महीने बाद आप 9 लाख रुपए नहीं दे पाए, 1 लाख रुपए मैंने फोरफीट कर लिए। अगर ये पैसा मैं 31 मार्च 2014 से पहले फोरफीट करता हूँ तो जब मैं ये एसेट्स बेचूंगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस किया जाएगा। बट अगर 31 मार्च 2014 के बाद फोरफीट करता हूँ तो ये पैसा मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने कोई एसेट 2005 में खरीदी थी और आपको वो एसेट 2007-8 में बेचने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया था, एग्रीमेंट किया था, 1 लाख रुपए आपसे लेके मैंने फोरफीट कर लिए थे। तो इस केस में जब मैं ये एसेट्स बेचूंगा तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 5 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख माइनस करके जो बाकी की वैल्यू बचेगी उसका इंडेक्सेशन मैं करूंगा। बट अगर यही पैसा मैंने फोरफीट किया होता 31 मार्च 2014 के बाद, मान लीजिए 15-16 में, तो ये मेरी 15-16 की इनकम मानी जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 2021 में फोरफीट करता तो 2021 की मानी जाती। 21-22 में फोरफीट करूंगा तो 21-22 की इनकम मानी जाएगी। 22-23 में फोरफीट करूंगा तो 22-23 में, यानी कि 31 मार्च 2014 के बाद जो भी फोरफीट किया होगा आप ऐसे याद करें, अच्छे दिन आने के बाद जब से फोरफीट किया होगा माइनस नहीं करना है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे। और जब बुरे दिन चल रहे थे देश के हमारे 31 मार्च 2014 उससे पहले, उस समय आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करना है, चाहे आपने ये पैसा 1 अप्रैल 2001 से पहले ही फोरफीट क्यों ना किया हो, तब भी माइनस किया। क्या सर किसी केस में ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च 2014 से पहले आपने फोरफीट किया और माइनस ना करना पड़े? हाँ, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी खरीदी, फोरफीट किया 1 लाख रुपया और अपने बेटे को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी। अब बेटा असेसी हुआ तो बेटा जब ये प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसे माइनस नहीं करना, यानी कि प्रीवियस ऑर्डर ने अगर कोई पैसा फोरफीट किया है तो माइनस नहीं करना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ कहता है। ये सब हमने यहाँ लिखवा दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने सेक्शन नंबर 33, कॉन्सेप्ट नंबर 33 से 38 तक सारे एक साथ लिए। सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 54B, ये सारे सेक्शंस जो है ना, ये बेटा एग्जेम्पशन के सेक्शन है। किसके सेक्शन है? एग्जेम्पशन के। कैपिटल गेन में कुछ एग्जेम्पशंस आपको मिलती हैं, अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी कर दें तो जो भी कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो गया। जैसे मैं आपको सबसे पहले सेक्शन 54 बता रहा हूँ, तो आप इधर दिमाग मत लगाना अपना। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंशियल हाउस बेचता है और वो रेसिडेंशियल हाउस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, यानी कि 24 महीने से ज़्यादा रखने के बाद आप बेचें, और उसे बेचने के बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो पैसा आप नए रेसिडेंशियल हाउस में लगा दें। ये लिखा है, कहाँ लगा दें? रेसिडेंशियल हाउस में, यानी कि एसेट ट्रांसफर करें रेसिडेंशियल हाउस, एसेट एक्वायर करें रेसिडेंशियल हाउस। और रेसिडेंशियल हाउस मैक्सिमम आप 2 खरीद सकते हैं, मगर तभी खरीद सकते हैं रेसिडेंशियल हाउस 2
जब आपको पुरानी एसेट्स बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ या उससे कम हुआ हो। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो रेसिडेंशियल हाउस आपको नया एक ही खरीदना है, और वो भी इंडिया में। कहाँ खरीदना है? इंडिया में। तो सेक्शन 54 की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कब तक खरीदना है? एक के आगे बी लिखा है, इसका मतलब है 1 साल पहले, बिफोर। 2 के आगे ए लिखा है तो आप लिख लीजिए ए का मतलब आफ्टर, 2 साल के बाद। यानी कि ट्रांसफर की डेट से 1 साल पहले भी खरीद सकते हैं घर, 2 साल के बाद भी खरीद सकते हैं, या फिर 3 साल में आप उस घर को बनवा लीजिए। बट अगर 2 साल बाद आप खरीदते हैं या 3 साल में बनवाते हैं तो उस बीच में आपकी आईटीआर की ड्यू डेट आ जाएगी। तो जब भी याद रख लेना, जब भी कभी बीच में आईटीआर की ड्यू डेट आ जाए, एग्जेम्पशन का कोई सा भी सेक्शन हो, कैपिटल गेन का 54 हो, 54 बी हो, 54 डी हो, 54 ईसी हो या 54 एफ हो, कोई सा भी सेक्शन हो, ये जो 5 सेक्शन मैंने आपके सामने बोले, कोई भी सेक्शन हो और आप उसकी एग्जेम्पशन लेना चाहते हो बट अभी आपने नई एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है और आईटीआर की डेट आ जाए, तो ऐसे केस में आप एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाइए और वहां पैसा जमा करा दीजिए। ठीक, वहां पैसा क्या कर दीजिए? जमा। यहां हमने लिख दिया आईटीआर की ड्यू डेट तक डिपॉजिट कर दीजिए। कहां पैसा? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। सीजीएएस का मतलब है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। देखिए हर जगह क्या लिखा हुआ है? सेम। यानी कि आने वाले जितने भी सेक्शंस हैं हर जगह ये पॉइंट सेम रहेगा, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने 25 मई 2022 को कोई एसेट बेच दी, इसका टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर देना है, तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगी आपकी आईटीआर की ड्यू डेट। उस डेट तक आपने नई एसेट्स में पैसा नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आप कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाइए, उस स्कीम में पैसा जमा करा दीजिए। सिर्फ पैसा जमा कराने से भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट पैसा जमा कराने के बाद, डिडक्शन लेने के बाद, एग्जेम्पशन लेने के बाद, आईटीआर की डेट निकलने के बाद आपको ये पैसा समय रहते नई एसेट्स में इन्वेस्ट कर देना। बट समय निकल जाए और आप नई एसेट्स में इन्वेस्ट ना कर पाए, जैसे 3 साल आपके पास बनवाने के, जो जिस दिन 3 साल पूरे होंगे जस्ट उससे अगले दिन ये पैसा टैक्सेबल माना जाएगा, जो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन है। और जिस ईयर में भी वो डेट आएगी, उस ईयर का जो भी असेसमेंट ईयर होगा उसमें आपको उस इनकम पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है 6 पॉइंट में नॉट यूटिलाइज में क्या लिखा है? एग्जेम्पशन विड्रॉ। आगे सब जगह यही लिखा है सेम है, सेक्शन 54 सेम सेम सेम। यानी कि पॉइंट नंबर 5 और 6 हर जगह पर क्या है? सेम। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना करना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि अगर पुरानी एसेट्स आपने बेची मान लीजिए 5 करोड़ में, मगर उसे बेचने पर कैपिटल गेन हुआ 2 करोड़, तो नई एसेट्स में, नई प्रॉपर्टी में आपको मात्र 2 ही करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने, जबकि आपकी जेब में एसेट्स बेचने से 5 करोड़ रुपए आए होंगे आपकी पॉकेट में, बट इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 2 करोड़। ठीक है, सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन लेने के लिए। और अगर मान लीजिए आप 2 करोड़ से भी कम इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़, तो 50 लाख का जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल होगा। नई एसेट्स में आपको कम से कम 3 साल पैसा लगा के रखना है। ठीक है, 3 साल से पहले अगर वो एसेट्स आप बेचेंगे, तो जब भी वो एसेट्स आप बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने एक घर 5 करोड़ में बेचा, उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ 2 करोड़ का, आपने इसकी एग्जेम्पशन लेने के लिए एक नया घर खरीद लिया 2.5 करोड़ का, सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन ले ली। एग्जेम्पशन लेने के बाद आपने ये घर 10 महीने के बाद नया वाला घर फिर से बेच दिया। एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन कितना था आपका? 2 करोड़। खरीदा कितने में था आपने ये घर? 2.5 करोड़ में। और मान लीजिए आपने ये घर 2 करोड़ 60 लाख में बेच दिया, तो नए घर के सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ 60 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी सिर्फ 50 लाख रह जाएगी, क्योंकि आपने खरीदा था 2.5 करोड़ में, 2 करोड़ की आप एग्जेम्पशन ले चुके थे 54 में। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट से हम क्या माइनस कर देंगे? एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे, अगर आप लॉक इन पीरियड से पहले बेचते हैं। तो सेक्शन 54 है अगर आप घर बेचकर घर खरीदें। सेक्शन 54 भी है अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर, जो कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, जिसपे आप लास्ट 2 साल से अपनी खेती कर रहे हो, आप या आपका परिवार, आप या आपकी एचयूएफ उस पर खेती कर रहे हो, उसे आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होल्ड करके रखे हो। तो अगर ऐसी जमीन आपके पास है और आप उसे बेच देते हैं और खरीद लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड, देखिए बिकने वाली जमीन आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, खरीदनी जो है वो आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अर्बन रूरल क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ। और आपको ये जमीन खरीदनी आने वाले 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। आईटीआर की डेट आ जाएगी, जो पीछे बताया था वही रहेगा, और अगर पैसा यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जैसे ही 2 साल समाप्त होंगे वो पैसा टैक्सेबल माना जाएगा। डिफरेंस क्या होगा? अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है नई एसेट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बराबर। डिफरेंस कितना? अगर सपोज करिए आपने एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 2.5 करोड़ की बेच दी, सेल करी, और
इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1.5 करोड़, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़। तो नई एसेट्स में जो आपको पैसा लगाना है वो 1 करोड़ लगाना है, ये लिखा है यहाँ पर। जहां जहां ये लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी, उसका मतलब है आपको नई एसेट्स में सेल कंसिडरेशन के इक्वल पैसा नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इक्वल। और अगर कोई डिफरेंस रह जाएगा तो वो पैसा टैक्सेबल है। लॉक इन पीरियड 3 साल है और 3 साल से पहले नई एसेट्स आप बेचते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन क्या करेंगे, माइनस। 54 लगता है हाउस पर, 54B लगता है लैंड पर, 54D लगता है लैंड और बिल्डिंग पर, मगर उस लैंड और बिल्डिंग पर जो आपकी इंडस्ट्री के लिए हो, यानी कि रेसिडेंशियल नहीं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लैंड और बिल्डिंग पर। और इसे गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करे। इस पॉइंट के लिए जरूरी है कंपलसरी एक्विजिशन। क्या है? कंपलसरी एक्विजिशन। और खरीदना क्या है आपको? लैंड और बिल्डिंग। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 3 वर्ष से पहले अगर आईटीआर की डेट आ जाए तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा दो। स्कीम में पैसा जमा करा दिया बट 3 साल में यूज नहीं करा तो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। पैसा कितना लगाना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बराबर रखना, और अगर कम लगाया है तो डिफरेंस टैक्सेबल रखना। कितने साल तक है? 3 साल तक। 3 साल से पहले बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से नई एसेट्स की माइनस कर देंगे वो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन जिसकी आपने पहले एग्जम्पशन ली थी 54D में। 54EC में, अच्छा 54 और 54B इंडिविजुअल और एचएफ के लिए, जबकि 54D और 54EC हर प्रकार के पर्सन के लिए, मतलब इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, सब के लिए। क्योंकि घर और अर्बन लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ये जनरली इंडिविजुअल एचएफ की होती है, बट इंडस्ट्रियल लैंड तो कंपनी की भी हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ 54EC में कहा गया एनी पर्सन बेचे, क्या बेचे? लैंड और बिल्डिंग या बोथ, चाहे वो आर हो या सी हो। आर का मतलब चाहे रेसिडेंशियल हो या सी का मतलब है कमर्शियल हो। कोई सी भी लैंड और बिल्डिंग हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। खरीदना क्या है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड, RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड, या नोटिफाइड बॉन्ड जिसको हम नाबार्ड के बॉन्ड कहते हैं। इसमें पैसा आप लगा दें, इसमें आप पैसा लगा दें, कैपिटल गेन बॉन्ड में आप पैसा लगा दें। और कितने दिन में पैसा लगाना है? जिस दिन आपने लैंड और बिल्डिंग बेची है उसकी डेट से 6 महीने के अंदर अंदर पैसा लगाना है। सबसे कम टाइम लिमिट है। और मैक्सिमम जो पैसा लगाना है वो आपको 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा के आपको बॉन्ड मिलेंगे ही नहीं है, आप चाहेंगे भी तो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा आईटीआर की डेट आ जाए तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा दो। और पैसा कितना लगाना? अच्छा आईटीआर की डेट निकलने के बाद आप पैसे का यूज़ नहीं करते तो जहाँ ये 6 महीने एक्सपायर होंगे उससे अगले दिन ये पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। लगाना कितना पैसा है? कैपिटल गेन के बराबर। और कैपिटल गेन से कम लगाओगे तो पैसा जो डिफरेंस होगा टैक्सेबल होगा। मान लीजिए आपका कैपिटल गेन हुआ है 40 लाख का, आपने बॉन्ड खरीदे 30 लाख के, तो 10 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 साल का है। कितने साल का है? यहाँ पे एक मेन बात है जो लास्ट पॉइंट में, हर जगह अगर आप एसेट्स को लॉक इन पीरियड से पहले बेचते थे तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स में से एग्जेम्पशन को आप माइनस करते थे। यहाँ पे भी सेम लिखा था, यहाँ पे भी सेम, मगर यहाँ लिखा है टैक्सेबल क्या करना है? सेपरेटली। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एग्जेम्पशन को माइनस नहीं करना, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बॉन्ड की थी वो पूरी रहेगी और जो एग्जेम्पशन आपको मिली थी उसको अलग से टैक्सेबल करेंगे। इसको जानने के लिए आप जो हमारे क्वेश्चन आंसर की क्लास है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण ये है कि जितने सेक्शन आपने पहले पढ़े थे 54, 54B और 54D, उसमें बेची जाने वाली और खरीदी जाने वाली एसेट सेम थी। आप देखिए यहाँ पे बेची कौन सी थी? घर। खरीदा क्या? घर। बेची कौन सी? लैंड। खरीदा क्या? लैंड। बेची कौन सी? लैंड। खरीदा क्या? लैंड। यहाँ पे बेची लैंड और खरीदा क्या? बॉन्ड। एसेट्स अलग अलग है, इसलिए आप कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स से वो कैपिटल गेन माइनस नहीं करेंगे जो कैपिटल गेन लैंड का था। यानी कि बॉन्ड की कॉस्ट से आप लैंड का कैपिटल गेन कैसे माइनस कर सकते हैं? इसलिए रूल अलग है, ठीक है। लास्ट है 54F और ये सेक्शन भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। एग्जाम के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो 54, 54EC और 54F हैं। 54F बहुत सेक्शन मेन है। 54F इंडिविजुअल एचयूएफ पर लगता है। कोई भी एसेट बेची है एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस। इसका मतलब ये है कि एक असेसी या तो 54 की एग्जम्पशन लेगा या 54F की। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि दोनों में खरीदी जाने वाली एसेट सेम है, रेसिडेंशियल हाउस, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। मगर डिफरेंस क्या है? यहाँ बेचने वाली एसेट रेसिडेंशियल हाउस है, यहाँ कोई भी एसेट, एनी एसेट, मगर क्या नहीं बेचना? यानी कि आप ज्वेलरी बेचिए, खरीदिए घर। शेयर्स बेचिए, खरीदिए घर। लैंड बेचिए, खरीदिए घर। यहाँ पे बेचना क्या है? घर। खरीदना क्या है? घर। यहाँ पे कितनी छूट है? 2 प्रॉपर्टी की। यहाँ पे कितनी है? 1।
यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये एक प्रॉपर्टी वो है जो नई एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस नई प्रॉपर्टी के अलावा ऑल्दो लिखा एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये वाली, मगर मैं आपको बता दूं लॉ में भले ही ये लिखा हुआ है, बट जो लिटरल मीनिंग निकलता है बेटा वो ये निकलता है कि जिस एसेट्स में आप पैसा लगा रहे हैं उस एसेट्स के अलावा एक और एसेट्स हो सकती है। आप इसे ऐसे याद कर लो, ये जिस नई एसेट्स में आप पैसा लगा रहे हो ये आपने आपके सपनों का घर है, और जो एसेट्स आपके पास पहले से है वो आपका पुरखों का घर है। मान लीजिए आपके पास पहले से 2-3 प्रॉपर्टी है, तो 54F की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सर 54 की मिल सकती, हाँ, मगर उसे मिलने के लिए आपको क्या बेचना पड़ेगा? घर। 54 में ये कहा गया है कि मैक्सिमम आप 2 घर खरीद सकते हैं, वो भी तब जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम हो। उससे ज्यादा हो तो एक ही घर खरीद सकते हैं, मगर उस समय आपके पास कितने घर हैं ऐसी कोई कंडीशन सेक्शन 54 के लिए नहीं है। 54F में कंडीशन है कि आपके पास मैक्सिमम 2 घर हो सकते हैं। एक घर तो वो जो आपका पुराना घर है, और एक घर वो जिसके लिए आप 54F की एग्जेम्पशन ले रहे हैं। अगर इनके अलावा तीसरा कोई घर है तो 54F की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए एक लक्ष्मी नगर में घर है आपका 50 साल से, दिल्ली लक्ष्मी नगर में, और एक दिल्ली के जीके में आप घर लेना चाहते हैं नया, तो जो लक्ष्मी नगर में घर है वो आपका पुराना घर है, और आप जीके में जो नया घर लेना चाहते हैं वो लें। ज्वेलरी बेची, आप जीके में नया घर ले रहे हैं, एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। बट इन 2 के अलावा भी तीसरा कोई घर है तो 54F की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या सर 54 की मिल सकती? हाँ, मगर उसके लिए घर बेचना पड़ेगा। तो दोनों बातों में फर्क है। और यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो 54 वाली आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, पहले भी खरीद सकते हैं बाद में भी। पॉइंट नंबर 5 और 6 भी सेम है, मगर पॉइंट नंबर 7 अलग है। हर जगह ये कहा गया था कि आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है वो कैपिटल गेन के बराबर, बट यहाँ क्या कहा गया है? किसके बराबर? समझिएगा, हमने नई प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, जीके में घर खरीदा 1 करोड़ का, और ज्वेलरी बेची हमने 2 करोड़ की। कितने की? और ज्वेलरी बेचने पर हमें कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़ का। तो आपको नई प्रॉपर्टी में 1 करोड़ नहीं लगाना था, पूरे 2 करोड़ लगाना था। आपने 2 करोड़ में से नई प्रॉपर्टी में कितना लगाया? 1 करोड़। तो आपको एग्जेम्पशन आधा लगाया ना पैसा, तो एग्जेम्पशन भी आधी मिलेगी प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, कितनी मिलेगी? प्रोपोर्शनेटली। यहाँ लिखा है प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा अगर इन्वेस्टमेंट में और सेल कंसिडरेशन में। सपोज मैं दोबारा बताता हूँ, आपने ज्वेलरी बेची 2 करोड़ की, 1 करोड़ है उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1 करोड़। आपने नई प्रॉपर्टी में पैसा लगाया 1 करोड़, तो आप और सेक्शंस में क्या करते थे? माइनस एग्जेम्पशन 1 करोड़ कर देते थे। इस बार 1 करोड़ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? उस 1 करोड़ को, यानी कि जो कैपिटल गेन है वो 1 करोड़ तब एग्जेम्प्ट होता जब आप पूरे कितने लगाते? 2 करोड़। तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 2 करोड़, नई एसेट्स में कितना पैसा लगाया? 1 करोड़। यानी कि आपको एग्जेम्पशन मात्र 50 लाख की मिलेगी, बाकी 50 लाख रुपए आपके टैक्सेबल होंगे। मैं एक बार और समझाता हूँ। मान लीजिए 2 करोड़ की ज्वेलरी बेची आपने, 80 लाख आपका कैपिटल गेन हुआ है। कितने का? आप चाहते हैं पूरे 80 लाख एग्जेम्प्ट हो, तो पूरे 2 करोड़ नई प्रॉपर्टी में लगाइए। आपने नई प्रॉपर्टी में लगाए मात्र 1 करोड़, तो 80 लाख डिवाइड बाई 2 करोड़ इंटू में 1 करोड़, यानी कि मात्र आपने 40% पैसा नई एसेट्स में लगा, सॉरी आपने 50% मात्र नई एसेट्स में लगाया, तो 80 लाख में से 40 लाख एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। और इस केस में भी एसेट्स को अगले 3 साल तक अपने पास रखना है। अगर 3 साल से पहले बेच देते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं करना, सेपरेटली टैक्सेबल करना है। कारण सेम है, क्योंकि जो बेची थी एसेट्स वो ज्वेलरी थी, जो खरीदी थी वो घर था, एग्जेम्पशन मिल रही ज्वेलरी के अगेंस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है घर वाली, तो इसलिए यहाँ पर भी ये पॉइंट नंबर 10 जो है वो सेक्शन नंबर 54 EC में और 54F में डिफरेंट है। दोस्तों आपने किसी ना किसी से पढ़ा होगा, प्लीज इस पॉइंट को देख लेना। आप लोग मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने अच्छे से बताया है। और इस बीच में कॉन्सेप्ट नंबर 35 था, एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन, जो मैं ऊपर नहीं बता पाया। ऊपर मैंने, आप देखिए मेरे जो कॉन्सेप्ट के नंबरिंग है 30 से 38 तक, उसमें मैंने यहाँ लिख दिया था एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट 35। वो कॉन्सेप्ट 35 मैंने यहाँ बताया। अगर एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड है रूरल एरिया में तो उसे आप बेचिए, रखिए, फेंकिए, कुछ भी करिए, टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर अर्बन एरिया में नॉर्मल सेल करोगे तो सेक्शन आप पर कैपिटल गेन अराइज होगा। ऑल्दो आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं सेक्शन 54B की, बट अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया में उसे कंपल्सरी एक्वायर कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस पर आप पिछले 2 साल से खेती कर रहे थे, तो जितना भी कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में मुझे ये सेक्शन बताना था, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 37, ये वाला सेक्शन। इसके बाद आता है 54H। लगता तो ऐसा है जैसे एग्जाम्पशन का सेक्शन है, बट बेटा ये एग्जाम्पशन का सेक्शन नहीं है, ये है टाइम लिमिट का सेक्शन।
ये सेक्शन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली, सपोज करिए 25 मार्च को कंपल्सरी एक्वायर कर ली, कौन सी तारीख को, और आपको जो उस पर कंपनसेशन मिला वो 25 सितंबर को मिला। तो क्वेश्चन ये उठता है कि नई प्रॉपर्टी में जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो पीरियड 1 साल का या 2 साल का या 6 महीने का, जैसे 54 EC में 6 महीने में बॉन्ड खरीदने, अब बेचे तो एक्वायर तो यहाँ हुई थी और जिस दिन एक्वायर हुई थी उसी डेट को क्या माना जाता है, ट्रांसफर। तो क्वेश्चन ये उठता है 6 महीने 25 मार्च से काउंट किए जाएंगे या उस डेट से काउंट किए जाएंगे जब आपको पैसा मिला है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा आप नई एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो 54H क्या कहता है बेटा, देखिएगा 54H कहता है कि ऐसे केस में देखिए, टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर 54, 54B, 54EC, 54D एटसेट्रा वेयर कंपनसेशन इज रिसीव नॉट फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी कि 25 सितंबर से आप काउंट करेंगे, कहां से काउंट करेंगे, 25 सितंबर से, जब से आपको क्या मिला है, कंपनसेशन मिला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। इसके बाद एक बायबैक का सेक्शन। बायबैक दो चीजों का हो सकता है, एक शेयर्स का और एक सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज का अगर बायबैक होता है तो कंपनी पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स किस पर लगेगा, शेयर होल्डर पर। बट अगर शेयर्स का होता है और शेयर्स अदर देन द डोमेस्टिक कंपनी के हैं तो कंपनी पर टैक्स नहीं लगेगा, शेयर होल्डर पर लगेगा। किस पे लगेगा, और शेयर होल्डर पे जो टैक्स लगेगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112 में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो अदर देन 111 है। सर इस पर 112A और 111A क्यों नहीं लगेगा, बेटा जो बायबैक में शेयर्स बेचे जाते हैं वो प्राइवेटली बेचे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं। और जब ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बायबैक नहीं होगा तो इस पर एसटीटी पे नहीं होगा, और जिस चीज पर एसटीटी पे नहीं होगा उस पर 112A और 111A नहीं लग सकता, ये कारण है। ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई कंपनी है और उसके बायबैक हो रहे हैं शेयर्स तो कंपनी को टैक्स देना इस रेट से। बेसिकली ये रेट ऐसा नहीं है, ये 20% है रेट, फिर उस पर 12% सरचार्ज है, फिर उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, जिसका इफेक्टिव रेट 23.296% है। सर सरचार्ज तो आपने बताया कि तब लगता है जब इतने इतने से ज्यादा हो, बायबैक में सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, याद रखना। ठीक है, शेयर होल्डर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैं अलग से एक क्लास डालने वाला हूँ, डीप डिविडेंड। बट इतना बता देता हूँ, लिक्विडेशन की डेट पर ध्यान से सुनना, एक कंपनी अगर बंद हो रही है तो उसे कहते हैं लिक्विडेशन। क्या कहते हैं, लिक्विडेशन के समय शेयर होल्डर कंपनी को अपने शेयर वापस करते हैं और उसके बदले में कंपनी जो बचता है उसमें से जिसका जितना बनता है, जितना कंपनी दे सकती है उतना दे देती है। तो एक शेयर होल्डर ने अपनी कंपनी को शेयर वापस करे और उसके बदले में एसेट्स उसको मिल गई या कैश में कोई पैसा मिल गया, तो शेयर होल्डर पर टैक्स लगेगा, कंपनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20% शेयर है कंपनी के, और उस कंपनी के पास जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है 1 करोड़ रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है। ये बात आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, कभी मुझसे पूछने लगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आ सकता है। वैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और वो सारे रिजर्व जिसमें से एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है उसको हमने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग कहा है। 1 करोड़ रुपए आपके पास 20% शेयर है, तो क्या सारा 1 करोड़ प्रॉफिट आपका है, नहीं, आपका 20 लाख है। अब कंपनी आपको 50 लाख रुपए की एसेट देती है शेयर के बदले में, तो आपका सेल कंसिडरेशन 50 लाख नहीं है, मात्र 30 लाख है, क्योंकि माना जाएगा उसमें से जो 20 लाख है 1 करोड़ का 20%, वो 20 लाख रुपए आपका डिविडेंड है, और वो डिविडेंड आपके लिए टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी, इसको माना जाएगा डीम डिविडेंड। क्या माना जाएगा, और इस डीम डिविडेंड पर एक शेयर होल्डर टैक्स देगा अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन से हेड में, तो एक शेयर होल्डर को अपने शेयर ट्रांसफर करने पर 50 लाख रुपए की कोई एसेट्स मिली जिसकी एफएमवी 50 लाख है डेट ऑफ लिक्विडेशन पर, तो 50 लाख की टोटल एसेट्स जो मिली उसको, उसमें से 20 लाख हटा दो, बाकी का जो 30 लाख बचा वो नेट सेल कंसिडरेशन है। उस सेल्स कंसिडरेशन में से फिर वो माइनस करेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माइनस करेगा, किस चीज की, शेयर्स की, किसकी, शेयर्स की, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेगा। सर दोनों चीजें माइनस कर सकता है, हाँ, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था सेक्शन 112 में, ठीक है, अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो क्या हो सकता है और अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो क्या हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 112 में कि लिक्विडेशन पर जो हम शेयर सरेंडर कर रहे हैं वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है तो इंडेक्सेशन मत करना,
और लिस्टेड है तो एक बार इंडेक्सेशन करना, 20% टैक्स लगाना, इंडेक्सेशन मत करना, 10% टैक्स लगाना, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल हो। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुल मिला के यहाँ जो समझाना था वो ये, 1 करोड़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, आपके पास 20% शेयर होल्डिंग है जिसको आपने सरेंडर कर दिया और उसके बदले में आपको 50 लाख की एसेट्स मिली। कितने लाख की? 50 लाख की। 50 लाख आपका शेयर का सेल कंसिडरेशन नहीं, आपका सेल कंसिडरेशन मात्र 30 लाख रुपए। तो सर बाकी के 20 लाख पे टैक्स नहीं देंगे? बेटा देंगे, अंडर हेड अदर सोर्स। और 30 लाख आपका सेल कंसिडरेशन है, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये बात डिपेंड करेगा शेयर लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, आप रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, 10% से टैक्स देना चाहते हैं, 20% से, ये सब बात मैं पार्ट 1 में कर चुका हूं आपसे। ठीक है, तो यहां हमने समझाने की कोशिश भी की है। 1 लाख शेयर्स हैं, 10% आपके पास है, कंपनी के पास रिजल्ट सरप्लस 8 लाख का है, तो 8 लाख का 10% 80,000, 80,000 डीप डिविडेंड हो गया। जो एसेट्स मिली है वो कितने की मिली है? 4 लाख की। तो 4 में से 80 माइनस कर देना, 3,20,000 क्या होगा? सेल्स कंसिडरेशन। क्या होगा सर? आपने तो 220 लिखा है, ये 1 लाख हमने इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखी है। क्या लिखी है? तो 2,20,000 कैपिटल गेन होगा। यानी कि यहाँ पे 1 लाख के इसने शेयर खरीदे थे, हमने 1 ही लाख माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ पे इंडेक्सेशन हमने नहीं किया, तो इस 2,20,000 पर ये 10% के रेट से टैक्स देगा। प्रैक्टिकली हमको पता होना चाहिए कहाँ इंडेक्सेशन होना है कहाँ नहीं। ये बात इतनी जरूरी है कि एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। वरना एग्जाम में बैठकर हिसाब लगाते रहोगे, पता चला 25-30 मिनट हिसाब लगाने में लग गए और फिर लिखा तो भी गलत। इसलिए ये चीजें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। आपको जो मैंने पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट बताए ना आपको, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर, ये 4 कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 42 में सिंपल है, ट्रांसफर का मीनिंग लिखा हुआ है, वो आप देख लें, आपके सामने है, इसको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। सेल एक्सचेंज ये मैं बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 43 आप देख लें, ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको क्या नहीं माना जाता? ट्रांसफर। इसमें से एक ट्रांजेक्शन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक 60 साल से ज्यादा की एज का व्यक्ति है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रख दी। बैंक ने कहा इस प्रॉपर्टी में आप ही रह लो, हम आपको हर महीने, हर क्वार्टर पर या हाफ ईयर पर पेंशन यानी कि एक लोन देते रहेंगे। आप एक काम करना, जब आपके पास पैसे हो तो लौटा देना, ना हो तो आप रहते रहिए। हम आपके जाने के बाद इस दुनिया से आपके बच्चों से पूछेंगे, उनके पास पैसे होंगे तो उनसे पैसे ले लेंगे विद इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी उनको दे देंगे। उनके पास भी पैसे नहीं होंगे, हम प्रॉपर्टी बेचकर अपना पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ले लेंगे, जो पैसा बचेगा वो लीगल हेयर को दे देंगे। यह तो है कहानी। इसको रिवर्स मॉर्गेज क्यों कहा गया? प्रॉपर्टी बूढ़े सीनियर सिटीजन ने गिरवी रखी बैंक के पास और बैंक ने वापस उन्हीं को दे दी रहने के लिए, इसलिए इसको रिवर्स मॉर्गेज कहा गया। और इसमें जो लोन मिलेगा उस सीनियर सिटीजन को या उनकी वाइफ को, स्पाउस को, वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 43। उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, चाहे आप उसको लोन कहिए, एन्युटी कहिए, पेंशन कहिए, टैक्स नहीं है। और मेच्योरिटी पर जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो टैक्सेबल होगा। वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे और केस बताए, गिफ्ट का, एचयूएफ की पार्टीशन का, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग को एसेट ट्रांसफर होती है, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स इनटू बॉन्ड्स। ऐसे बहुत सारे मैंने प्रोविजन बताए सेक्शन 47 में, जिसको मैं रिवीजन में डिटेल में टेकअप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस मैंने सेक्शन 47 डिटेल में, वैसे डिटेल में बताया है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि गिफ्ट का केस, एचयूएफ के पार्टीशन का केस, सब्सिडरी होल्डिंग को एसेट ट्रांसफर करे, होल्डिंग सब्सिडरी को ट्रांसफर करे, बट जिसको एसेट्स मिले वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड एसेट्स को ट्रांसफर करे, डीमर्जर में डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर करे। ठीक है, कंपनी का कन्वर्जन एलएलपी में हो, फर्म का कन्वर्जन कंपनी में हो, सोल प्रोप्राइटरी का कंसर्न का कन्वर्जन कंपनी में हो, डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो, आप कोई एसेट म्यूजियम और गैलरी को दे दें, किसी जीडीआर को ट्रांसफर करें एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया, ये सारी वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें एसेट्स ट्रांजैक्शन ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाता। कुल मिला के कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, जिसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन और एक गिफ्ट और एक होल्डिंग टू सब्सिडरी। ये देख लेना, गिफ्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट नंबर 16 बताया है। ठीक है,
इसके बाद एक ये सेक्शन आता है आपके सामने है सेक्शन नंबर 55A। बहुत सारी जगह आपने पढ़ा जहां एफएमवी का यूज था, जैसे 1 अप्रैल 2001 से पहले एसेट्स एक्वायर किए तो 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड के केस में कन्वर्जन के डेट की एफएमवी, इंश्योरेंस क्लेम के केस में इंश्योरेंस जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन की एफएमवी, डिसॉल्यूशन के केस में जिस दिन पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को एसेट्स मिली है उस दिन की एफएमवी, लिक्विडेशन के केस में एफएमवी। तो बहुत सारी जगह पर आपको एफएमवी लेनी होती है, कुछ जगह सेल्स कंसिडरेशन की जगह, कुछ जगह पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह। एक असेसी चाहता है कि जब सेल्स कंसिडरेशन की जगह एफएमवी लेनी हो तो वो कम दिखाए ताकि कैपिटल गेन कम एराइज हो, और जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह एफएमवी हो तो ज्यादा से ज्यादा दिखाए। ऐसा असेसी करते हैं नॉर्मली। असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यार ये गलत कर रहा है, तो वो पहले पूछेगा क्या ये आपने वैल्यू खुद निकाली है किसी एक्सपर्ट से निकलवाई है। वो कहता है जी मैंने तो एक्सपर्ट से निकलवाई है, कहता है उसकी रिपोर्ट दे दो। इसे कहते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच हो गई, यहाँ लिखा हुई है इफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज अटैच्ड। अटैच का मतलब है असेसिंग ऑफिसर ने असेसी से मांगी और असेसी ने दे दी कि भाई मैंने इस दिन ये अपनी तरफ से नहीं बताया है, ये मुझे लिख के दिया है, और उसको लगता है कि इसमें डिफरेंस है, मतलब एफएमवी कुछ और होनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए। तो वो ये केस एओ को लगता है, ओपिनियन है बस उसका, तो एफएमवी क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है अलग है, तो वो ये केस रेफर कर सकता है किसके पास, और वैल्यूएशन ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है, तो जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू बताएगा वो वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और अगर रिपोर्ट अटैच नहीं है और एओ को लगता है कि जो वैल्यू असेसी ने बताई है, सपोज करो 1 लाख, और असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है ये वैल्यू 1,20,000 है, कितने की है, डिफरेंस है 20,000 रुपए का, यानी कि 25,000 से कम, बट अमाउंट में अगर देखें तो 20,000 1 लाख का 20% है, यानी कि 15% से ज्यादा। तो अगर डिफरेंस 15% से ज्यादा हो परसेंटेज में, और यार रुपीज में 25,000 से ज्यादा हो, कोई सा भी केस हो, या तो 25,000 रुपए से ज्यादा डिफरेंस है या फिर परसेंटेज में 15% से ज्यादा डिफरेंस है, असेसिंग ऑफिसर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये देखता है, तो असेसिंग ऑफिसर ये केस रेफर कर सकता है किसके पास, वैल्यूएशन ऑफिस। ये परसेंटेज और वैल्यू का डिफरेंस तभी देखता है जब रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच नहीं है, अटैच है तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है केस। इसके बाद हमने एक बताया स्लम सेल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्लम सेल का मतलब होता है, मान लीजिए आपके 3 बिजनेस चलते हैं, टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील। उसमें से आप टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो बेचना चाहते हैं पूरा बिजनेस, और उस बिजनेस में आपकी 10,000 एसेट्स है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, हर एक एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालें, सबका सेल कंसिडरेशन निकालें, सबका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सबका इंप्रूवमेंट, सबका इंडेक्सेशन करें, फिर 10,000 की 10,000 एसेट्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालें, फिर देखें उस पर 112 लगेगा, 112 ए लगेगा, 111 लगेगा, या अदर देन 111 है, और फिर सरकार को टैक्स जमा करें, और फिर सरकार अपनी पूरी फौज लगाए ये तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट करने में। तो सरकार के लिए इतना टैक्स आएगा नहीं जितना उनके लिए खर्चा आ जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप एक काम करिए, 10 की 10,000 एसेट्स का एक साथ कैपिटल गेन निकालिए, लम सम, इसे कहते हैं स्लम सेल, सेक्शन 50B। इस केस में जितने का आपने पूरा बिजनेस बेचा है वो आपका सेल कंसिडरेशन है, और इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो पूरे यूनिट की, पूरे बिजनेस की जो नेट वर्थ होगी वो होगी। नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, एसेट्स की वैल्यू में से जो टेक्सटाइल बिजनेस में एसेट्स हैं उसमें से जो टेक्सटाइल बिजनेस की लायबिलिटीज हैं बस वो माइनस कर दो। यहाँ पे एसएससी क्या करता है, इन एसेट्स की वैल्यू को ज्यादा दिखाता है, ज्यादा दिखाने से नेटवर्थ ज्यादा आएगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा आएगी। तो वो क्या करता है, जैसे एक बिल्डिंग है 9 लाख रुपए की, उसे दिखा देगा 12 लाख रुपए की, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा करके दिखा देगा। तो लॉ में लिखा है कि कहीं पर भी एसेट्स की वैल्यू को रिवैल्यू किया गया है तो जितना रिवैल्यूएशन किया गया है कभी भी वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो ओरिजिनल वैल्यू है वही वैल्यू ली जाएगी। क्वेश्चन उठता है कि एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो देखिए एसेट्स का वैल्यूएशन जो हम करेंगे, जैसे जैसे यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो WDV लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, ठीक है, कोई अदर एसेट्स है तो जैसा वैल्यू दिया हुआ है वो लेंगे, स्टॉक इन ट्रेड है तो कॉस्ट और एफएमवी में से लोअर लेंगे, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह है तो एफएमवी लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं एसेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और कभी भी रिवैल्यूएशन हो तो वो एसेट्स की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में इसका एक एग्जाम्पल है, जरूर करना, वो एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है। और लायबिलिटी की वैल्यू माइनस कर देंगे, जो नेटवर्थ होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इसका कभी भी इंडेक्सेशन नहीं करते, क्योंकि कोई एसेट 10 दिन पहले ली गई है, कोई 10 साल पहले,
तो इंडेक्सेशन नहीं करते। हाँ, मगर ये देखते हैं कि कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा कि 112 सेक्शन लगेगा या अदर देन द 111A लगेगा। 112A तो लग ही नहीं सकता इस पर, या 111A नहीं लग सकता, वो तो बेसिकली 5 एसेट्स पे ही लगता है। तो अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग इस अंडरटेकिंग का 36 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, उससे कम है तो शॉर्ट टर्म है। जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन करे तो उसे चाहिए कि वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट ले, उसके सर्टिफिकेट पर वो लिखवा के ले कि जो मैंने वैल्यू की है एसएससी ने निकाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख के दे कि इन्होंने ये वैल्यू ठीक निकाली है, खास तौर पे ये नेटवर्थ। और ये रिपोर्ट एसएससी को अपनी आईटीआर फाइल करने से 1 महीने पहले जमा करानी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सपोज करो एसएससी को आईटीआर फाइल करनी है 31 अक्टूबर को, तो 1 महीना पहले बनता है 30 सितंबर। एसएससी को आईटीआर फाइल करनी है सपोज करो 31 जुलाई को, तो 1 महीना पहले बनता है 30 जून। वहां तक ये रिपोर्ट जो सीए से ली है नेटवर्थ के लिए जमा करानी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। और अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना। यहाँ पे मैंने एक ये लिखा है, ये देखो क्या लिखा, अमेंडमेंट क्या लिखा है, सेल कंसिडरेशन, हायर ऑफ FMV1 ऑफ कंसिडरेशन और FMV2 ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसको थोड़ा सा समझना है। सेल कंसिडरेशन, हायर ऑफ FMV1 FMV ऑफ कंसिडरेशन। सर ये क्या है कंसिडरेशन? कंसिडरेशन जो आपको मिला है उसकी FMV देखनी है और कैपिटल एसेट्स की FMV देखनी है। बच्चों ये जो अमेंडमेंट आपको दिखाई दे रही है नवंबर 2022 के लिए भी एप्लीकेबल है, मई 23 के लिए भी एप्लीकेबल है, नवंबर 23 यानी कि नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ये बताई है अमेंडमेंट। किसी को इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो ICI के पेज नंबर 4.396 पर दी गई है ये, वहाँ पर ये अमेंडमेंट दी गई है आपको। पेज नंबर 4.396 पर ये अमेंडमेंट दी गई है। पेज नंबर 4.396 पर ये अमेंडमेंट दी गई है। क्या है ये अमेंडमेंट सुन लें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि जब भी स्लम सेल होगी तो 2 FMV आपको लेनी है, एक फेयर मार्केट वैल्यू 1 और एक फेयर मार्केट वैल्यू 2। फेयर मार्केट वैल्यू का 1 का क्या मतलब है? फेयर मार्केट वैल्यू 1 इन्होंने कहा है कि वो वैल्यू है जो आपकी कंसिडरेशन की वैल्यू है। ऑल्दो मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है, ये 1 है और ये 2 है, मैंने उल्टा लिखा हुआ है, इसको मैंने सही कर दिया है। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू 1 वो है कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो ट्रांसफ़र हुई हैं बाय वे ऑफ स्लम सेल, बाय वे ऑफ स्लम सेल यानी कि सेक्शन 50B में, ठीक है। तो जो स्लम सेल में ऐसे ट्रांसफ़र हुई हैं कैपिटल एसेट्स, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे और ये फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जिस दिन स्लम सेल हुआ है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। तो जितनी कैपिटल एसेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। और ये जो FMV2 है जिसमें लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये फेयर मार्केट वैल्यू है जो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी है, रिसीव और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, एज ए रिजल्ट ऑफ, मतलब ये है, मतलब कुछ ऐसे समझिए ये चीज़ कि FMV1 तो उन कैपिटल एसेट्स की FMV है जो स्लम सेल में एक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी टेक्सटाइल में 10,000 एसेट्स हैं वो स्लम सेल में जा रही हैं, तो उन सब की FMV जो मतलब आपके स्लम सेल की डेट पर है। दूसरा लिखा हुआ है FMV ऑफ द कंसीडरेशन। ऐसा हो सकता है ना कि एसिड्स के बदले में आपको एसिड्स ही मिली हो, आप स्लम सेल कर रहे हैं, टेक्सटाइल की एसिड्स आप दे रहे हैं, जो टेक्सटाइल की एसिड्स दे रहे हैं आप वो है ये वाली, इसकी FMV, यानी कि जो टेक्सटाइल में एसिड्स है ना 10,000, उन सब की FMV। और हो सकता है कि उसके बदले में आपको एसिड्स ही मिल रही हो, आप स्टील का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो वो है कंसिडरेशन की FMV। मतलब आपने 10,000 एसिड्स देकर टेक्सटाइल की, 2,000 स्टील का बिजनेस ले लिया, मतलब
बिजनेस लिया स्टील का, मतलब एक सामने वाली पार्टी आपसे टेक्सटाइल का बिजनेस खरीद रही है और स्टील का बिजनेस आपको दे रही है, यानी कि समझ में आ रही बात या नहीं? तो स्टील का बिजनेस जो हुआ ना वो आपके लिए कंसिडरेशन हुआ, उसके एसेट्स की एफएमवी, और जो आपका टेक्सटाइल का बिजनेस आपके पास से जा रहा है, तो कैपिटल एसेट्स पे लिख लेना जो बिजनेस जा रहा है, और कंसिडरेशन पे लिख लेना जो बिजनेस आ रहा है, जो बिजनेस जा रहा है और जो बिजनेस आ रहा है। तो टेक्सटाइल का बिजनेस आपके पास से जा रहा है, उसकी एफएमवी एसेट्स की वो एफएमवी नंबर 1 है, और ये आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। इन दोनों में जो हायर होगी वो एफएमवी आपका सेल कंसिडरेशन में है। सेल कंसिडरेशन बेटा ऊपर मैंने देखो ऊपर एक चीज लिखवाई थी मैंने, देखो समझना इस बात को, अगर आप समझ सको, समझदार हो वैसे आप लोग, बेटा यहाँ पे भी मैंने लिखवाया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू नेटवर्थ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स, यहाँ पर भी आपको एफएमवी की जरूरत पड़ती है। ये उस एफएमवी की बात नहीं हो रही है। जब आप स्लम सेल में अपने बिजनेस को बेचेंगे तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, सेल्स कंसिडरेशन, क्या लिखेंगे, वो सेल कंसिडरेशन इनका हायर होगा। हायर किसका, हायर टेक्सटाइल बिजनेस जो दे रहे हैं उनकी एसेट्स की एफएमवी, और जो स्टील बिजनेस आप ले रहे हैं उसकी एसेट्स की एफएमवी, दोनों में हायर, वो आपका सेल कंसिडरेशन होगा। तो ये तब होगा जब कंसिडरेशन आपको पैसों में ना मिलकर एसेट्स में मिल रहा हो। तो ये लिख लेना, ये तब लगेगा जब कंसिडरेशन एसेट में कंसिडरेशन मिले, जब कंसिडरेशन किस में मिले आपको, एसेट्स में। उम्मीद करता हूं ये बात समझा दी। एक लास्ट सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 5A, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। इसके लिए आप बेटा ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना लेना, मैंने कराया हुआ भी है, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, मेरी आपको क्लासेस में मिल जाएगा दिसंबर 2021 का क्वेश्चन, ठीक है, इसे जरूर करना। दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इसको अपने हाथ से करना, वो स्पेशली इस सेक्शन के ऊपर है। क्या है, मैंने आप लोगों को बताया मेरे पास एक प्लॉट है, आप एक बिल्डर हैं, आप उस प्लॉट पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जिसमें से एक फ्लैट आप रखना चाहते हैं, तो मेरे ऊपर बिल्डिंग के ऑनर के ऊपर सेक्शन नंबर 45A लगेगा। तो टैक्सेबल किसके हैंड में होता है, ऑनर ऑफ लैंड या बिल्डिंग या बोथ के ऊपर। सेल कंसिडरेशन मेरे लिए क्या होगा, जो प्रॉपर्टी मुझे आपने बना के दी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 फ्लोर बनाए, 3 फ्लोर मुझे दिए, उन प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। एक फ्लोर आपने रख लिया, जो आपने रख लिया वो मेरा सेल कंसिडरेशन नहीं है, जो आपने मुझे बना के दिया दैट इज माय सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है, वो मेरा क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है आपने मुझे 3 फ्लोर भी बना के दिया और 10 लाख रुपए दिए एक्स्ट्रा, तो 3 फ्लोर्स का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 100 गज जमीन है, 100 स्क्वायर यार्ड, आप एक बिल्डर है, नीचे पार्किंग बनाएंगे, ऊपर 4 फ्लोर, एक फ्लोर आप रखेंगे, 3 मुझको देंगे, तो मेरा इस लैंड का जो सेल्स कंसिडरेशन है 3 फ्लोर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर कैश भी दिया है तो साथ में वो कैश जोड़ देंगे, ठीक है। ये 3 फ्लोर कौन से हैं, जो आपने कंस्ट्रक्ट करके मुझको ही दिए, ठीक है। और मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, वो जो लैंड या बिल्डिंग मैंने आपको दी थी एग्रीमेंट में, ठीक है, क्लियर है, सिंपल बात है, बोलो बेटा, ठीक है। और लास्ट है 45(1)B, ये एक नया सेक्शन लास्ट जुड़ा था यूलिप का, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये तभी लगता है जब आप कोई पैसा रिसीव करें यूलिप स्कीम से, और वो यूलिप स्कीम इशू होनी चाहिए 1 फरवरी 2021 के बाद। अगर कोई यूलिप स्कीम इससे पहले वाली है और उसका पैसा आपको मिल रहा है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। और इस पॉलिसी में जो प्रीमियम दें कम से कम 1 साल का, वो कितने रुपए से ज़्यादा का दें आप, 2.5 लाख से ज़्यादा, तो जो भी आपको पैसा मिलेगा वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 45(1)B। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 317 है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये नवंबर 2022 वालों के लिए, मगर जिनका एग्जाम मई 2023 और उनके लिए फाइनेंशियल ईयर होगा 2022-23, उनका इंडेक्सेशन नंबर होगा 331। तो जो अभी नवंबर 2022 में पेपर देने जा रहे हैं वो इसको नोट ना करें बेटा 331 को, जो मई 2023 में नवंबर 2023 में पेपर देंगे वो 331 लिख लें यहाँ पर। और यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। 60 मिनट की क्लास पहले वाली थी पार्ट 1,
और नियर अबाउट 50 मिनट के आसपास ये है। इसको बेटा 1.5 की स्पीड पे मत सुनना, मैंने बहुत तेज़ी से बोला है, ठीक है? इससे ज़्यादा बेटा वर्ड मिक्स हो जाएंगे। और अगर आपको कोई और क्लास चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और तभी आपको ये क्लासेस और मिल सकती हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर बच्चे हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बेटा 1 घंटे का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, दबा दें, बहुत सारे घंटे दबाएं, एक और।